वायरस ने दुनिया भर में अपना असर दिखाया और देशों की आर्थिक हालत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसमें भारत भी शामिल है। इस पर रिपोर्ट लिखी है बीबीसी संवाददाता निखिल इनामदार ने। भारत में सिर्फ अप्रैल में लगभग 12 करोड़ लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई हैं। ये डेटा है प्राइवेट रिसर्च एजेंसी CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी का। इसके मुताबिक भारत में बेरोजगारी की रिकॉर्ड दर 27.1% पर पहुंच गई है। भारत की बेरोजगारी दर अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। भारत सरकार ने अपना कोई आधिकारिक डेटा रिलीज नहीं किया है पिछले काफी वक्त से, लेकिन CMIE की डेटा पर लोग भरोसा करते हैं। भारत में 25 मार्च से लॉकडाउन है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन इस बीच कई जगह लोगों की नौकरियां गई। मार्च में बेरोजगारी 8.7% थी, लेकिन अप्रैल में भारत में लॉकडाउन रहा, जिसमें आर्थिक गतिविधि नहीं हुई। सिर्फ कुछ एसेंशियल सर्विस जैसे अस्पताल, दवाइयों की दुकानें और फूड सप्लाई ही चल रही थी। सबसे ज्यादा समस्या इनफॉर्मल सेक्टर को ही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रुक गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। कितने ही मजदूरों की पैदल चलकर अपने घर जाने की तस्वीरें टीवी न्यूज में दिखती रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉर्मल सेक्टर इस नुकसान से अछूता रहा। परमानेंट जॉब्स पर भी इसका असर पड़ा। कई सेक्टर जैसे मीडिया, एविएशन, रिटेल, होटल, ऑटोमोबाइल में हाल के कुछ हफ्तों में बड़े स्तर पर ले ऑफ हुए हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि कई छोटे और मध्यम उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। CMIE के डेटा को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि भारत की ऑर्गेनाइज्ड अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। नौकरी या काम खोए इन 12 करोड़ लोगों में से 9 करोड़ के करीब छोटे व्यापारी और मजदूर हैं। सैलरीड वर्कर्स 1 करोड़ 78 लाख और सेल्फ एम्प्लॉयड 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे जरूरी एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्च और अप्रैल में वर्कर जुड़े हैं। CMIE के मुताबिक ये कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि बहुत से दिहाड़ी मजदूर इस हालत में खेतों में काम कर रहे हैं। CMIE के CEO महेश व्यास ने BBC को बताया कि ये तो होना ही था कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक कीमत लोगों को चुकानी पड़ेगी। अब सरकार ने कुछ जोन्स में सख्ती कम कर दी है जहां संक्रमण के मामले कम हैं, लेकिन जहां संक्रमण के मामले ज्यादा हैं वहां अब भी कर्फ्यू है। महेश व्यास कहते हैं कि जोन बना देना एक सही शुरुआत है, लेकिन लंबे वक्त तक सिर्फ इससे काम नहीं चल पाएगा। क्षेत्र बस अपने आप में काम नहीं कर सकते। लोग, सामान, सर्विस के लिए मोबिलिटी चाहिए। सप्लाई चेन शुरू करनी पड़ेगी, इससे पहले कि बिजनेस बिना पैसे के ठप हो जाए। फिलहाल तो 17 मई तक भारत में लॉकडाउन है, लेकिन कुछ राज्यों में इसे बढ़ा दिया गया है और अभी नहीं पता कि पूरा देश लॉकडाउन से कब निकल सकेगा। एक्सपर्ट्स को ये भी चिंता है कि भारत पहले ही बेरोजगारी से जूझ रहा था। CMIE के मुताबिक 8.7% बेरोजगारी दर पहले ही 43 महीने में सबसे ज्यादा थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। दक्षिण मध्य रेलवे के चीफ PRO ने BBC हिंदी को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसा शुक्रवार सवेरे 5:30 बजे के करीब हुआ। हादसे की वजह पर रोशनी डालते हुए चीफ PRO ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये मजदूर पटरी पर सो रहे थे। दुर्घटना में घायल हुए 5 लोगों को औरंगाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। औरंगाबाद के SP मोक्षदा पाटिल ने BBC को बताया कि सभी मजदूर औरंगाबाद के पास जालना की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। ये लोग जालना से भुसावल की तरफ जा रहे थे। उन्हें बताया गया था कि भुसावल से ट्रेन मिल जाएगी। परभनी मनमाड रेल सेक्शन पर बदनापुर और करमाड रेलवे स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ। करमाड पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने PTI से कहा, ये मजदूर मध्य प्रदेश लौट रहे थे। वो रेल पटरी के साथ चल रहे थे और थकान की वजह से पटरी पर सो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई रेल दुर्घटना में लोगों की मौत बहुत ही दुखद है। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात हुई है। उनकी नजर पूरे मामले पर बनी हुई है। सभी संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। दुर्घटना पर रेल मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, आज सवेरे जब लोको पायलट ने देखा कि कुछ मजदूर पटरी पर सो रहे हैं तो उन्होंने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस संबंध में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साउथ सेंट्रल जोन के रेलवे सेफ्टी कमिश्नर राम कृपाल इस रेल दुर्घटना की स्वतंत्र जांच करेंगे। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना पर दुख जताया है और उनका कहना है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं।
देखिए अवेलेबिलिटी भी सिर्फ होममेड चीज़ों की है ना। अब पहले अगर लोग एवरीडे चीज़ें हमसे ले रहे होते थे, सो अब वो ले रहे हैं बट कम ले रहे हैं, क्वांटिटी कम ले रहे हैं। फिर कई लोग जो है ना वो वीकली चीज़ें पिक कर रहे हैं कि वो वीकली बता देते हैं कि ये खाने की चीज़ें बनाना। बिकॉज देखिए खाना पीना बंद तो नहीं कर सकते, एंड स्पेशली जो लोग दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, अगर एक कपल है जो दोनों काम कर रहे हैं तो फिर उन्होंने बाहर से खाना मंगवाना है ना, बिकॉज हेल्प भी उस तरह नहीं है। आपको पेमेंट जांच कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम है, टाइम नहीं है, मैंने भी काम करना होता है, मेरी वाइफ ने भी काम करना होता है, हेल्प है नहीं हमारे पास। गो टू है कि जब हम जाते हैं और जाके उठा लेते हैं क्योंकि हमें पता है ए साफ़ खाना होगा, बी घर का जायके वाला होगा, मैं भी खा सकता हूँ, रेगुलर बेसिस पे खा सकता हूँ और मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ। हमारे लिए भी चैलेंज है ना बहुत सारे ऑर्डर्स फुलफिल करना। इट्स नॉट कि हम कई दफ़ा हमें डिक्लाइन भी करना पड़ता है, ऑर्डर आ रहा होता है बट हमारे पास उसको फुलफिल करने के लिए स्टाफ या चीज़ नहीं होती, बिकॉज हमने एक मिनिमम ऑर्डर का वो भी रखना है ना, ताकि हम ज़्यादा स्टाफ ना हो और हम उसको आराम से मैनेज कर सकें। सो ये भी एक चैलेंज है कि हम जैसे रमज़ान में मैं हर दफ़ा 2 बंदे और रख लेती थी बिकॉज वर्कलोड होता था। इस दफ़ा आई कांट हैव 6 to 7 people in the kitchen. जब क्वारंटीन शुरू हुआ है तो एक शादी प्लान थी, तो मुझे उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा कि मैं आपको वेंडर से करा देती हूँ, वो प्रॉपर सेटअप लगा देगा। दे वर अराउंड 50 people. They said नहीं हमें सेटअप वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जस्ट मेक फूड एंड वील पिक अप द फूड। तो 50 बंदों का हमने खाना बनाया और मैंने बहुत उनको कहा, बहुत अच्छा वेंडर था, मैंने कहा उनसे बनवा ले। से नो, हमें होममेड चाहिए। हो सकता है कि नया नॉर्मल यही हो कि आप बाहर से खाना ना खाएं, रेस्टोरेंट सारे ना हो, और एक घर हो जिसके अंदर से चिकन कढ़ाई सबसे अच्छी मिलती है, एक घर हो जिसके अंदर से कबाब अच्छे मिलते हो, तो रेस्टोरेंट्स की शायद ज़रूरत ही ना पड़े नए नॉर्मल के लिए। पिछली दफ़ा तो हमें एक क्यू बनानी पड़ी थी रमज़ान की, बिकॉज प्री बुकिंग हमारे पास अफ्तार पार्टीज़ की बहुत थी। इस दफ़ा जो हमारे पास रमज़ान अफ्तार्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं, इट्स नॉट कि नहीं आ रहे हैं, बट वो इस तरह है कि फैमिली ऑफ 5 के लिए, फैमिली ऑफ 6 के लिए, मतलब छोटे ऑर्डर्स। हमारी ऑफिशियल अफ्तारीज होती थी, ऑफिशियल मीटअप्स होते थे, बड़े बड़े लाविश खाने चल रहे होते थे, वो सारी चीज़ें भी नहीं हैं। तो उस केस में महसूस तो होता है, बिल्कुल होता है कि आप ये रमज़ान की फेस्टिविटी वाली जो पार्ट था वो मिसिंग है। भूख से व्याकुल और महीनों से समुद्र में फंसे ये रोहिंग्या जान बचाने के लिए महफूज ठिकाना तलाश रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ किनारे पर पहुंचे इन रोहिंग्या शरणार्थियों की नाव को मलेशिया ने इस डर से लौटा दिया कि इनसे देश में कोरोना वायरस फैल सकता है। ऐसे सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश के तटरक्षकों ने बचाया। उन्होंने बताया कि कैसे दर्जनों लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जिंदा रहने के लिए उन्हें समुद्र का खारा पानी पीना पड़ा। चश्मदीदों के मुताबिक रास्ते में मरने वालों के शव को समुद्र में ही फेंक दिया गया। मोहम्मद ने इस खतरनाक सफर के लिए उधार लेकर तस्करों को पैसे दिए थे। मोहम्मद ने बताया कि शिविर में काम नहीं मिलने पर वो ठसाठस भरी नाव पर सवार हुए थे। वहाँ खाने की दिक्कतें थीं और वो बीमार पड़ गए। उन्हें 2 बार मलेशिया से लौटा दिया गया। अब वो उदास हैं और भाग्य को कोस रहे हैं। वो बताते हैं कि अभी सैकड़ों अन्य शरणार्थी उन नावों में फंसे हैं जिन्हें मलेशिया से लौटा दिया गया। बीबीसी ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से पूछा कि क्या वे शरणार्थी लौट सकते हैं। आप उन नावों को वापस भेज देंगे? ये मुश्किल सवाल है क्योंकि हम लोगों को मरते नहीं देखना चाहते, लेकिन ये अकेले बांग्लादेश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो धरती के ऐसे सभी लोगों की देखभाल करे जो बिना मुल्क के हैं। आप अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के नेताओं से भी तो सवाल करिए।
अब इनकी मदद कौन करेगा? कोरोना की वजह से दुनिया अपनी सरहदें बंद कर रही है। ऐसे में इन रोहिंग्या लोगों को उम्मीद है कि दुनिया के देश उन्हें भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ देंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस से अभी तक 75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 12,50,000 से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। ऐसे हालात में जब ताज़ा डेटा आया है वो कहता है कि करीब 32 लाख और लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया है। यानी पिछले 7 हफ्तों में करीब 3 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियों पर अमेरिका में असर पड़ा है और कुछ लोगों का मानना है कि जो असली फिगर है वो और ज़्यादा हो सकती है। ऐसे हालात में जब इतने सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं तो कई लोगों के लिए घरों का किराया देना वो एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और वो लगातार इस डर के साए में जी रहे हैं कि उनके सिर के ऊपर जो छत है वो आखिर कब तक रहेगी। यहाँ पर कुछ एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने मीडिया इंटरव्यूज़ में कहा है कि लोग उधार मांगकर घर का किराया दे रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगर किराएदार किसी काम से बाहर जाता है तो मकान मालिक घरों का ताला बदल दे रहे हैं, वो घर की बिजली पानी है उसे काट दे रहे हैं और वो घरों में घुसकर जो घर का सामान है उसे भी बाहर फेंक दे रहे हैं। और ये जो एक्टिविस्ट हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि मकान मालिक को अगर कोई शिकायत है तो वो उन्हें चाहिए कि वो अदालत जाएं, लेकिन आज के हालात में कई अदालतें हैं वो किराएदार को घर से निकालने के लिए जो ऑर्डर है उसे प्रोसेस नहीं कर रही हैं। यहाँ पर एक मुहिम भी चल रही है कि कम से कम 4 महीने तक किराया न दिया जाए। कई लोग किराए देने से मना कर रहे हैं। यहाँ पर रेंट स्ट्राइक की भी बात की जा रही है और कई लोग हैं वो हैशटैग कैंसिल रेंट के नाम पर या फिर लिखकर सोशल मीडिया पर अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ राज्य हैं, उन्होंने कहा है कि अगर लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें घरों से नहीं निकाला जा सकता। न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं एंड्रू क्यूमो, उन्होंने कहा है कि 20 अगस्त तक लोगों को अगर वो घरों का किराया नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इससे जो चिंता है, फिक्र है, वो ख़त्म नहीं हो रही है और जो किराएदार हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि जिस पीरियड के लिए ये बात कही गई है, गवर्नर्स ने की है, उसके बाद क्या होगा? क्या उन्हें लेट फीस देनी पड़ेगी? क्या उन्हें अदालतों में घसीटा जाएगा? और आज के हालात में जब नौकरियां जा रही हैं, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो वो घर का किराया उस पीरियड के बाद वो कैसे देंगे? यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, मकान मालिक हैं, उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर उन्हें घर का किराया नहीं मिलेगा और मान लीजिए उन्हें अगर ऋण जो उन्होंने लोन लिए हैं बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसे वो वापस कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक सोच है कि जिस पीरियड तक ये क्राइसिस है उस पीरियड तक ना लोग घर का किराया दें और अगर लोगों को जो मकान मालिक है उन्होंने अगर ऋण लिया है और या फिर उसे वापस लौटाना है तो उसे भी सस्पेंड कर दिया जाए उस पीरियड के लिए। यहाँ पर जो $2.2 ट्रिलियन का जो फाइनेंशियल पैकेज कांग्रेस ने पास किया था उसमें जो किराएदार हैं उनके लिए कुछ मदद की बात की गई थी, लेकिन जो एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि ये समस्या इतनी बड़ी है कि इस बारे में बहुत कुछ और किए जाने की ज़रूरत है। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC।